Welcome students, welcome to my next video, SYJC History. Topic number 3, India and European colonialism. Before I start the video, it's a sincere request. If you like the video, please do like it. If you have not subscribed it, please subscribe it. And also share it with others, those who are not aware of this video. My dear students, your one like will motivate me to produce more and more videos and to present it in my channel. I've got few requests from the Hindi medium students. So in between, I will be speaking in Hindi too, along with English. So please bear with me. It is for those brothers and sisters of yours who are from the vernacular medium, who requires Hindi. So I'll be speaking even with Hindi language. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने मुझसे अनुरोध किया, गुजारिश की कि अगला वीडियो जब बनेगा तो उसमें मैं हिंदी में बोलूँगा। आपने हिंदी में बोलने का आपने निवेदन दिया, बहुत बढ़िया है। अंग्रेजी के साथ हम हिंदी में भी इस पार्ट में मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। किसी किसी का फीडबैक था कि जो टेक्स्ट बुक में है वही बात मैं दोहराता हूँ। सवाल ही नहीं, जो फैक्ट है, जो कुछ बातें हैं हमारे इतिहास में जो हम बदल नहीं सकते, तो कुछ कुछ बातें हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जो आपके पाठ में है, मुझे वैसे ही बोलना पड़ता है। तो आपका जो फीडबैक था, वेयर इज द एक्सप्लेनेशन? मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट के हिसाब से बोलना पड़ता है। जैसे वास्को दा गामा पोर्चुगीज सेलर कोड़िकोड ने तो कैलिकट में आया। अब ये कैलिकट कोड़िकोड को मैं दूसरा कुछ बोल नहीं सकता, मुझे वही बोलना पड़ेगा। तो कुछ कुछ बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो मुझे एग्जैक्टली जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो बताना पड़ता है। तो मेरे पास दूसरा कोई औपचारिकता नहीं है, उसको हम बदल नहीं सकते। चलिए हम देखेंगे इस पार्ट में भारत और यूरोपीय देश जो हमारे यहाँ दबदबा बनाया है, इस पार्ट में हम सीखेंगे। जैसे पोर्चुगीज, अभी हम सोचेंगे कि ये पोर्चुगीज किस तरह हमारे भारत में आया, ये एक प्रश्न है। कैसे वे लोग हमारे भारत की जो कमजोरी है, जो हमारी संस्कृति है, ये सब उसकी जानकारी कैसे मिली और वे लोग कैसे हम पर राज करने के लिए आए, ये हम इस पार्ट में देखेंगे। जैसे
पोर्चुगीज वास्को ड गामा, जो एक पोर्चुगीज सेलर था, वो कैलिकट कोड़िकोड में आया 1498 में, और उन्होंने उस वक्त का राजा था, उससे परमिशन ली और बोला कि हमें यहाँ पे व्यापार या ट्रेड करना है। और इस तरह वे 16वीं सदी में पोर्चुगीज लोग हमारे भारत में आए, स्पेशली कैलिकट केरला के तरफ। जैसे ही ये लोग आए, इन्होंने देखा कि यहाँ साउथ में राजाएं आपस में लड़ रहे हैं, इनमें एकता नहीं है, तो इन्होंने सोचा ये बहुत सही वक्त है। पोर्चुगीज ने अपनी नेवल फोर्स को एकदम तगड़ा बनाया और उन्होंने एक एक करके सभी इंडियन रूलर्स को, सभी को हराकर उन्होंने अपने गिरफ्त में कर लिया। और इस तरह क्या हुआ, वे आए थे व्यापार करने, लेकिन यहाँ पर हमारे जो दुर्दशा देखकर, हम लोग आपस में लड़ते हुए देखकर हम पर हावी हो गए और हमारे लोग अब व्यापार करने के लिए उनसे लाइसेंस लेना शुरू कर दिए। और हमारे लोगों को अगर व्यापार करना था या कुछ भी करना था तो इनसे परमिशन लेना जरूरी था। और जिस तरह पोर्चुगीज इतने आगे बढ़ गए कि मुगल राजा और सल्तनत, इन्हें भी इनसे परमिशन लेकर इन्हें पूछना पड़ता था और अपना व्यवहार करना पड़ता था। By 1608, Portuguese established their colonies on the western coast of India, Diu Daman, Goa, then Mangalore, Kannur, Kodangallur, Kochi, Kollam. Similarly, eastern coast, they had traders colonies like Nagapattinam, Mylapore, and Hooghly in Bengal. The stretches of Portuguese Empire and its capital to Goa. इस तरह पोर्चुगीज ने अपना दबदबा बनाया भारत में। केवल भारत में नहीं, वे लोग केप ऑफ गुड होप टू मकाओ, चीन में उन्होंने अपना दबदबा बनाया और वहां जाकर उन्होंने विविध प्रकार के लोगों का संगठन किया, जैसे वाइसरॉय और जनरल आर्मी 3 साल के लिए। उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड बनाई जिसमें आर्च बिशप, जो सबसे बड़े क्रिश्चियन लोग में सबसे बड़ा है, आर्च बिशप ऑफ गोवा, जज इन चार्ज ऑफ द कंपनी पोजीशंस, कैप्टन एंड फ्यू एरिस्टोक्रेट्स, मतलब पैसे वाले, उन्हें बनाकर वहां पे वो राज करना शुरू किए। 17वीं सदी में पोर्चुगीज ने अपना शिप या अपना जहाज को रोकने के लिए गोवा, दीव दमन में पोर्ट बनाया और ड्यूरेबल teak wood of best quality essential for building ships were available in these regions.
Portuguese used to deploy seamen from Portugal to India. In those time, India did not maintain naval force. हमारे जो नेवी थी वो उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन पोर्चुगीज के जो थे उनके पास स्ट्रांग आर्मी था, नेवल पावर था. And Indian rulers found it difficult to fight against the strong naval forces of Portuguese. केवल एक जन था जो पोर्चुगीज के साथ लड़ाई कर सकता था, वो था छत्रपति शिवाजी महाराज. उन्होंने मराठा के अच्छी एक नेवी बनाई थी. The Dutch and the British defeated the Portuguese naval force in 17th century in the sea battles. बाद में पोर्चुगीज के नेवी को डच ने और ब्रिटिश लोगों ने उनको हराया. The Portuguese prohibited building of any religious monument except churches in India. Indian provinces under their rule, they prohibited celebration of religious festivals or wedding functions. The rulers tried to suppress the local languages. उन्होंने जो भी लोकली जो भी भाषा थी, वेशभूषा थी, जो आचार विचार था, वो सब का इन्होंने रोक लगाया. And people were offered employment with the intention to attract them to Christianity. उन्होंने लोगों को काम धंधा दिलाया, लेकिन केवल एक ही शर्त पर कि लोग क्रिश्चियन बनना चाहिए. In the beginning, the ruler or the rule they made was Goa a free port, and that resulted in attracting traders from various countries to Goa. Now, my dear students, this is what the Portuguese have done, and this is how they were defeated by the British and the Dutch. Now we will see the British. हम लोग देखेंगे अंग्रेज लोग कैसे भारत में आए. आप सबको मालूम है कि अंग्रेज लोग आए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर 16वीं सदी में. क्वीन एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ ने परमिशन दिया कंपनी को कि वे लोग जाकर भारत में धंधा कर सके, अपना व्यवहार कर सके. और वे लोग जब यहाँ पे आए, उनको बहुत ही अच्छा धंधा कर पाए, वो उन्हें मुनाफा हुआ और उन्हें धंधा करने का और जो उत्साह है बढ़ गया. लेकिन एक बात जो हमारे भारत में था वो था कि लोग आपस में लड़ रहे थे. They were fighting with each other. There was no unity. They were different. More than 600 rulers. And each of the rulers had their own way of handling things. So this Britishers, they came with the intention of trade. But what did they do? They found that since the Indians were not united, they started interfering in the Indian politics. They started interfering in Indian politics, and they started making fights, creating fights between two Indian rulers. And thus, slowly, they took over the whole of India. We have seen in Standard 8. Now, further, I will say, I would like to speak in English. In 17th century, they operated from Surat, Madras, Odisha, Bengal, and the eastern countries were under the company's jurisdiction. The factories at Rajpur in Maharashtra, port of
Macau in Yemen, in the Red Sea, Basra in Gulf of Persia or Persian Gulf were controlled by Surat Center. Surat factory staff comprised of accountant in charge of the stores, treasurer, some factory clerks. In addition, there are Christian priests, surgeons, his assistants, cook, and company's president, personal servant, and trumpet blowers. And British citizens were appointed in the factories as apprentices, clerks, and factors. Everybody, right to the president to apprentice, lived in factory premises. All were provided food by the company. They were permitted to trade with various commodities. Those which were banned by the company was the textile, indigo, spices, wool, lead, corals, ivory. I may say commercial crops. The company started building forts in India. They built fort in Chennai, named as Fort St. George. The British issued coinage of gold, silver, and alloys and copper. They started minting coins. Then, 1661, Charles II, the King of England, the Princess of Portugal, the King of Portugal gifted the island Mumbai to Charles II or Charles II. On this occasion, Abraham Shipman, an Englishman, assigned 500 soldiers and was appointed as the governor of Mumbai. In 1665, Mumbai was fully under the British control. Now, Mumbai was comprised of 7 islands: Mahim, Parel, Wadala, Worli, Sion, Shiva, and Musgon. Charles II leased Mumbai to East India Company because the expenditure for its maintenance exceeded from the income earned from it. Sir George, as a governor of Surat, commander-in-chief of Mumbai, a British mint was established in Mumbai, and the coins of silver, copper, and zinc was issued from there. This encouraged the merchants, artisans to come and settle down in Mumbai. The company had 5 to 6 small ships. अंग्रेजों के पास 5 से 6 छोटे छोटे जहाज थे और 300 सिपाहियां थी, ताकि वो देखे कि मुंबई को कोई हाथ न लगाए, और इस सिपाही को सभी सुविधाएं उपलब्ध करके उन्हें मुंबई को बचाने का जो जिम्मा था वो उन्हें दिया गया. So thus I would like to end this part 1 for this topic. Students, I'm sorry I am speaking in between in Hindi, is for the benefit of those people who are from the vernacular language. Please bear with me. In every video, I will be speaking in Hindi in between, so that the people from the Hindi mediums could benefit with this video. So, thus I end this video. Thank you very much, and I wish you all the best for your board exam. Students, if you like the video, please do like it. If you have not subscribed it, please subscribe it. And others, if others are not aware of this video, please give the awareness to them by sending the link. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।